स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, और हमने अभी तक डिस्कस किया राज्यपाल के बारे में। एक हमने सामान्य परिचर्चा ली, उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो विधायी शक्तियाँ और कार्यकारी शक्तियों के बारे में हमने पिछले ही लेसन में यानी पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के और के बटन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है। देखो, पहली अपन चर्चा करें तो कह रहा है कि वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। यानी मित्रों, जो राज्यपाल है वो क्या सुनिश्चित करेगा, वह यह सुनिश्चित करता है कि जो राज्य की सरकार उसकी यानी उस राज्य की जो सरकार है वो जो बजट लेकर के आएगी। ठीक है, और मित्रों बजट शब्द का हम किस में उल्लेख करते हैं, मैंने आपको संसद के टॉपिक में भी बताया था कि बजट शब्द का हमने भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया है। यानी बजट शब्द कहीं भी आपको संविधान में नहीं देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद 112 में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण की। यानी अनुच्छेद 112 में हमने वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया है मित्रों, बजट शब्द का हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो आप इस बात को फिर से याद रखना। और वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो राज्यपाल है तो वो क्या करेगा, जिस भी यानी उसकी जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार उस बजट को विधानमंडल के सामने रखे, तो ये सुनिश्चित करने का काम राज्य के राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों वही बात जैसे हम राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है, संघ सरकार के माध्यम में यानी संघ सरकार की स्थिति में हम राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही जो धन विधेयक है उसको हम लोकसभा में लेकर के आ रहे थे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि राज्य का जो विधानसभा है, जो राज्य की विधानसभा है, वो धन विधेयक को लाने से पहले राज्यपाल से सहमति लेगी। ठीक है, और जो धन विधेयक है वो केवल विधानसभा में ही लेकर के आएगी। ठीक है, जैसे हम लोकसभा में लेकर के आते थे तो यहाँ पे हम जो है विधानसभा में लेकर के आएंगे राज्यपाल की सहमति से। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। यानी बिना राज्यपाल की सहमति के आप किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांग सकते। यानी जो आप ऐड मांगते हो ना कि हमें जो है पैसा चाहिए, तो पहले आपको राज्यपाल से सहमति लेनी होगी, तब जाकर के आपको जो कोई अनुदान मिलेगा। ठीक है, और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। वही मित्रों जैसे हम राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करते थे कि अनुच्छेद 267 से क्या करता था कि हम जो बात करते थे कि जो केंद्र की आकस्मिकता निधि यानी जो इमरजेंसी फंड है उससे अगर हमें पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं। उसी प्रकार राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, ठीक है, उससे अगर किसी विकट परिस्थिति में हमें पैसा चाहिए तो हमें जो है वो पैसा कौन देगा निकाल करके, वो केवल और केवल राज्यपाल ही दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पंचायतों और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति। यानी पंचायत और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष में समीक्षा करने के लिए हम वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी राज्यपाल जो होगा वो राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। जैसे हम संघ सरकार में बात करते हैं कि अनुच्छेद 280 जो राज्य वित्त आयोग जो केंद्रीय वित्त आयोग की हम बात करते हैं अनुच्छेद 280 में कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, एक राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वैसे ही राज्यों में भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और जो पंचायत और नगर पालिकाओं को यानी कितना पैसा हमें उपलब्ध कराना होगा, क्या उनकी स्थिति है, तो और किन यानी पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में कितना पैसा हमें उनको देना, यानी वो जो सिफारिशें करता है ना मित्रों, वो सभी राज्य वित्त आयोग ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है, तो मित्रों ये थी हमारी जो राज्यपाल है उस राज्यपाल को हमने कौन सी वित्तीय शक्तियाँ दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी क्या वह न्याय भी करता है, कोई सजा भी माफ़ करता है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो आगे क्या कहता है, कहता है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ किस प्रकार है। कह रहा है राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा पर विलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन करने की शक्ति होगी। क्या मित्रों,
वही बात जो हम राष्ट्रपति को शक्ति दे रहे थे क्या, कि वो सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। यानी हमने बात की थी क्षमा, परिहार, विलंबन, प्रविलंबन, लघुकरण, ठीक है। इन सभी की हमने चर्चा की। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राज्य का राज्यपाल भी होगा वो जो है सज़ा को, यानी वो सज़ा को जो है क्षमा कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है, यानी उसकी सज़ा को जो यानी जो मृत्युदंड है उसको कारावास में बदल सकता है, ठीक है। प्रविलंबन यानी कुछ समय के लिए उसमें देरी कर सकता है। सज़ा को छोटी भी कर सकता है, यानी 2 साल के कारावास को 1 साल के कारावास में बदल सकता है। तो ये सभी मित्रों हमने राज्यपाल को भी शक्तियाँ दी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है। ये कहता है कि जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। क्या ये कह रहा है कि जो यानी जिस भी राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, जिस राज्य के राज्यपाल में जिस भी राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है, तो उस राज्य में हमें उस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की हमें नियुक्ति करनी है, ठीक है। तो उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करने पर हमें जो है राज्यपाल से, यानी राज्यपाल से हमें जो है सहमति और राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ती है। यानी राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। यानी हमें किसी राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना है या किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो हम राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं, यानी राज्यपाल लेता है राष्ट्रपति से सलाह, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। मित्रों इन सभी बातों को आप जो है हमेशा याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि क्या कह रहा है कि जो राज्य का जो उच्च न्यायालय है ना, राज्यपाल क्या करेगा, अपने राज्य के हाई कोर्ट के साथ मिलकर के, जैसे जिला जज हैं, ठीक है, जिला जजों की नियुक्ति कैसे करनी है या जिला जजों का हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या उनका प्रमोशन कैसे करेंगे, तो इन सभी के बारे में जो नियम बनाएंगे ना मित्रों, तो वो नियम बना सकता है कौन, राज्य का राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, यानी वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। क्या कह रहा है कि जो राज्य की न्यायिक आयोग यानी जो राज्य का जो जुडिशल कमीशन है उससे जुड़े जो लोग होते हैं उनकी भी वह जो है उनको भी अपॉइंट करता है वो, ठीक है। यानी कि जिला जज होते हैं ना मित्रों, उन जिला जजों से अतिरिक्त होते हैं वो, उनकी नियुक्ति करता है। और जब ये नियुक्ति करता है ना उनकी, तो उनके मामले में वह राज्य के हाई कोर्ट से, यानी अपने राज्य के हाई कोर्ट से और जो अपने राज्य का जो लोक सेवा आयोग है जो भर्तियां करता है राज्य में, तो उनसे जो है वो मित्रों विचार विमर्श करता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने चर्चा की आज राज्यपाल की जो है वित्तीय शक्तियों के बारे में और न्यायिक शक्तियों के बारे में, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स पहले चर्चा कर लेते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम जो है डिटेल से कुछ यहाँ पे जो है बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है, उसकी जो है तुलना करेंगे, समाधान की शक्ति की तुलना करेंगे, ठीक है, विधेयकों के मामले में क्या अधिकार है, उन सभी की हम जो है डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले यहाँ पे राज्यपाल की हम संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम बॉक्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है। ये कह रहा है कि राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मित्रों जिस प्रकार से मैंने आपको वहाँ भी बताया राष्ट्रपति के टॉपिक में क्या, कि जब मैं बात कर रहा था आपसे अनुच्छेद 74 की, तब मैंने आपको ये बात बताई थी क्लियरली और स्पष्ट रूप से। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो भी काम करेंगे ना, वो काम करेंगे मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है, तो उसकी जो है सलाह के माध्यम से वो काम करेंगे। वही बात मित्रों यहाँ पे भी निकल करके आ रही है, किसमें, अनुच्छेद जो है यहाँ पे 163 की बात की जा रही है कि जो राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, वो राज्य का राज्यपाल अपनी शक्ति का, यानी वो जो भी काम करेगा वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो होगी ना उसकी सलाह पर करेगा, ठीक है। लेकिन उन मामलों में वह किसी भी प्रकार का सलाह का उपयोग नहीं करेगा जहाँ पे उसको विवेकाधीन शक्ति है, यानी जिन मामलों में उसके पास विवेकाधीन अधिकार है तो उन मामलों में वह किसी भी प्रकार की सलाह को नहीं मानेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम अनुच्छेद 154, 163, 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं। यानी क्या कह रहा है, देखो राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके निरस्त अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। यानी मित्रों अनुच्छेद 154 की यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति होगी ना, वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका से संबंधित जो राज्यपाल में निहित होगी, यानी जो भी काम किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने विवेक अधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल की मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे उसको विवेकाधीन अधिकार है, विवेकाधीन शक्ति है, वहाँ पर वह किसी भी प्रकार की सलाह की, यानी किसी भी प्रकार की सलाह को वह मानेगा नहीं। ठीक है, और वह अपने मन से, अपने बुद्धि और विवेक से उस मामलों में निर्णय लेगा। यानी कई बार जब हम बात करते हैं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आ जाती है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और कोई भी सरकार जो होती है, यानी कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए जो है तैयार नहीं होती, तो उस परिस्थिति में फिर राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वह किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें और फिर जाकर के उसको सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहे। वही मित्रों विवेकाधीन शक्ति है। और नेक्स्ट देखो आगे क्या कहता है, राज्य मंत्री परिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 164 की बात की जा रही है। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। यानी मित्रों 164 की क्या बात की जा रही है, यह बात की जा रही है कि जो राज्य की मंत्री परिषद है, ठीक है, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, राज्य में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है किसके प्रति, विधानमंडल के प्रति। और फ्रेंड्स जहाँ हम चर्चा करते थे, यानी जहाँ मैंने आपसे जब बात की, जब मैंने आपको प्रधानमंत्री का लेक्चर कंप्लीट करवाया, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अनुच्छेद 75 की मैंने बात की थी कि जो लोकसभा यानी जो मंत्री परिषद होती है संघ की, केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वही बात मित्रों यहाँ पे भी निकल कर आ रही है कि जो राज्य की मंत्री परिषद होती है वो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होगी, यानी विधानमंडल के प्रति वो उत्तरदायी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि उपयुक्त में से ये स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में दो मामलों में भिन्न है। यानी मित्रों राज्यपाल की जो स्थिति है यहाँ पे तुलना की जा रही है राष्ट्रपति के साथ कि उसका जो है दो मामलों में राज्यपाल की स्थिति अलग है राष्ट्रपति से। कैसे? संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। यानी दो मामलों में यहाँ पे अलग बात बताई जा रही है राज्यपाल की और राष्ट्रपति की, कि राज्यपाल जो होगा अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए हमने कोई ऐसी कल्पना नहीं की। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद राष्ट्रपति के, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में लेकर के आए, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। यानी मित्रों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने ये प्रावधान कर दिया कि जो भी हमारे केंद्र सरकार के मंत्री परिषद है, ठीक है, जो भी कैबिनेट है, जो मंत्री परिषद है, वो जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को, उस सलाह को राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा, यानी उसको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पे हमने राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि राज्यपाल जो उसकी सलाह को मानेगा ही। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है कि संविधान में स्पष्ट किया गया कि यदि राज्यपाल के विवेक अधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम और वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। यानी मित्रों क्या कह रहा है, सुनिए आप, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए हमने जो बात की ना कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है, उसके पास विवेकाधिकार है, तो अगर मान लीजिए कोई प्रश्न भी उठता है ना कि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में या कौन सी परिस्थिति में, यानी किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए उसने कोई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया, तो वहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि क्या उसने जो विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया, क्या उस समय ये सही था या गलत था, तो प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। यानी उसने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया ना, तो उसका जो है हम जांच नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्यपाल के संवैधानिक विवेक अधिकार निम्न मामलों में है। पहला, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। यानी जो विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के समक्ष भेजते थे, तो उसके पास, यानी उस समय उसके पास विवेकाधीन शक्ति है, तो उसमें हम जांच नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि जो है राष्ट्रपति के लिए जो, यानी हमने जो बिल लेकर के राज्यपाल को भेजा, तो राष्ट्रपति के पास उसको भेजने के लिए उसने क्यों रोक लिया। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। यानी अगर वो अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति को,
केंद्र की सरकार को, तो हम उसकी जांच नहीं कर सकते, यानी वो कह सकता है, उसके पास विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय, यानी मैंने आपको बताया था राज्यपाल के पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमने एक प्रावधान किया क्या कि जो एक ही राज्य का राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल काम कर सकता है। मैंने आपको बताया था, आपने अगर यानी जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी, तो उन सब मैं कह रहा हूँ कि जो है आप पहली यानी जो राज्यपाल का पहला भाग था आप उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको मैंने जो है बताया ये चीज़। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि मान लीजिए एक राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, एक राज्य में काम कर रहा है और दूसरे केंद्र शासित राज्य में भी उसको जो है हमने प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए केंद्र शासित राज्य में उसने प्रशासक के तौर पर वह काम कर रहा है और उसने मान लीजिए कोई निर्णय लिया, तो हम उसकी जांच नहीं कर सकते, यानी उसके पास विवेकाधीन यह शक्ति है निर्णय लेने की। नेक्स्ट कह रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को दी राशि का निर्धारण, यानी जो हम बात करते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी जो संविधान की हम 6वीं अनुसूची की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम जो हैं उसके राज्यपाल के द्वारा खनिज रॉयल्टी, यानी खनिज का हम उत्खनन करेंगे तो रॉयल्टी कितनी हम देंगे जिला परिषद को, तो उसका निर्धारण अगर कर रहा है ना राज्यपाल, तो हम उसकी कोई जांच नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्य के विधान परिषद और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, यानी मान लीजिए किसी राज्य में, यानी उस राज्य के राज्यपाल जो हैं, जिस राज्य में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद और प्रशासनिक मामलों में से मान लीजिए मुख्यमंत्री से वो कोई जानकारी प्राप्त करता है तो बिल्कुल वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है, उसके पास विवेकाधीन अधिकार है और वो अगर कोई निर्णय लेना भी चाहे तो वो ले भी सकता है, यानी विवेकाधीन उनके पास हमने शक्ति दी है कि वो जो निर्णय लेना चाहेंगे हम उसकी जाँच नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो नेक्स्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, उपयुक्त संवैधानिक विवेक अधिकारों के अतिरिक्त राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है, यह सब निम्नलिखित मामलों में संबंधित, यानी मित्रों कह रहा है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो जो है एक परिस्थिति जन्य यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्णय भी ले सकता है, और कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित विवेक अधिकार के बारे में है, और राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय, यानी इन दोनों से संबंधित वो कोई भी निर्णय अगर लेना चाहेगा तो वो ले सकता है। कह रहा है क्या कि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने और उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में, यानी वही बात मित्रों मैंने पहले आपको बताई थी कि मान लो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाए कि मान लीजिए किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और मान लो कोई भी दल जो है सरकार बनाने के लिए राजी नहीं है, फिर जो है इसके पास, यानी फिर इस स्थिति में राज्य के राज्यपाल के पास यह विवेकाधीन अधिकार है कि वह जिस भी दल को चाहे सरकार बनाने के लिए कह सकता है और एक निश्चित समय में उसको जो है सदन में बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है, तो ये उसके पास एक विवेकाधीन शक्ति है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मामले में, यानी अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई विपक्षी पार्टी या मान लो जो सत्ता पार्टी है यानी जो सत्ता पक्ष है उसके पास किसी दल का मान लो समर्थन था और उस दल ने समर्थन खींच लिया, तो उस स्थिति में जो विश्वास मत है उसके पास नहीं होता इतना कि वो सरकार में बना रहे, ठीक है, तो उस स्थिति में मान लो उसके पास विश्वास मत नहीं है तो जो हम मंत्री परिषद को बर्खास्त करेंगे, यानी हम फिर वहाँ पे उस सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, तो वो विवेकाधीन शक्ति है, वो राज्यपाल के पास है, वो विश्वास मत नहीं होने की स्थिति में उस सत्ता पक्ष को जो है वहाँ से हटा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, यानी मंत्री परिषद अल्पमत में आ गई, वही बात मित्रों कि उनके पास इतना बहुमत नहीं है तो राज्य विधानसभा को वो राज्यपाल विघटित कर देगा, ठीक है, उसको भंग कर देगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है, यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति उसको निर्देश देते हैं राज्यपाल को और फिर उसको जो है निर्णय लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे मामले कौन कौन से हैं जहाँ पे राष्ट्रपति उसको निर्देश देता है
ठीक है। और वह जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, उससे परामर्श लेता है और अपने स्वयं विवेक से फिर निर्णय लेता है। कौन कौन से मामले हैं? देखो, महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए अलग से हमें एक विकास बोर्ड गठित करना है। ठीक है, तो वो जो है अपना खुद का निर्णय लेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नागालैंड, त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून और व्यवस्था के संबंध में, यानी नागालैंड और त्वेनसांग नागा पहाड़ियों में मान लीजिए कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, कानून व्यवस्था से संबंधित उसको निर्णय लेना है तो वो ले लेगा। असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था हुई तो भी वो निर्णय लेगा। मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाके में प्रशासनिक व्यवस्था, और सिक्किम राज्य की जनता के लिए विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करने से संबंधित निर्णय। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना, और कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना। यानी मित्रों ये ऐसे कुछ बातें हैं कि जहाँ पे जो उसको मुख्यमंत्री से सलाह लेनी पड़ती है, यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद से उसको सलाह लेनी पड़ती है और फिर वह जो है अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेता है। कह रहा है कि इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। यानी मित्रों मैंने पहले ही लेसन में, पहले ही राज्यपाल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल। और एक ये कह रहा है कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल जो है केंद्र के प्रतिनिधि भी होते हैं, यानी राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, एक आज्ञा पत्र लगे मुहर से उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, यानी अर्थात वो जो राष्ट्रपति है उसका प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आज का लेसन हम यही स्टॉप रखते हैं। अगले जो हमारे भाग होगा, अगले भाग में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। हम लेंगे जो हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं अगले भाग में, और इन दोनों की वीटो शक्तियों की तुलना करेंगे, क्या इनमें भिन्नताएं हैं। ठीक है, साधारण विधेयक से संबंधित कौन सी उसके पास वीटो है दोनों में, और धन विधेयक से संबंधित क्या वीटो में अलग अलग विभिन्नताएं हैं या समानताएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेसन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।